नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये कहानी बेहद रोचक है। एक ऐसी कहानी जिसको सुनेंगे तो वाकई आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये रिश्ते को शर्मसार करने वाली कहानी है। वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा कदम उठाते हुए उनके हाथ पैर भी नहीं कांपते, उनका कलेजा भी नहीं कांपता कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। वाकई आज की जो कहानी है आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इतना मिल रहा है, मैं बेहद खुश हूँ कि आप लोग जो कमेंट करते हैं। मैं कुछ कमेंट लोगों के लिया हूँ और उन लोगों के कमेंट मैं इस कहानी के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा किन किन हमारे भाई ने, किन किन बहन ने हमें कमेंट करा है। और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं ये वही लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं। वाकई लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ये काबिले तारीफ है। मैं उन लोगों के नाम आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा। प्रतिदिन की तरह एक आप लोगों से विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के इस परिवार में जुड़े, जिसके मुखिया आप ही लोग हैं। आप लोगों के बदौलत ही ये चैनल चल रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश हमेशा मैं करता रहता हूं कि जितने भी भाई हमारे चैनल वीडियो देख रहे हैं इस परिवार में जुड़े हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारे इस परिवार में जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक बात फिर से बता दूं कि जिन भाई ने, जिन बहन ने हमारे वीडियो में कमेंट करा था, मैं उनके नाम जरूर लूंगा इस वीडियो के लास्ट में। आज की जो कहानी है ये कहानी अपने आप में एक बेहद रोचक कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जो आज की कहानी है हरियाणा की है। हरियाणा के एक जगह लगती है फरीदाबाद, और इसी फरीदाबाद के अंतर्गत एक गांव लगता है मीरपुर गांव। इसी मीरपुर गांव की ये कहानी है जिस कहानी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। वाकई हैरान कर देगी आपको। थंबनेल आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही चल गया होगा कि इस कहानी में क्या होने वाला है। लेकिन इस कहानी को आप विस्तृत रूप से सुनिए, कहानी को लास्ट तक सुनिए। वाकई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अपनी राय इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा और उसमें अपना नाम और आप किस प्रदेश से देख रहे हैं ये लिखना ना भूलें। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है या फिर ईमेल आईडी है, और आप लोग ज़्यादा गुजारिश करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि मैं वहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करूँ तो मैं आप लोगों के लिए वो भी कर सकता हूँ। आप लोग वहाँ पर मुझे कहानी डायरेक्टली भेज सकते हैं, लेकिन कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड के लिए कॉल करिएगा, ज़्यादा नहीं कॉल करिएगा। ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी हरियाणा के फरीदाबाद की है। फरीदाबाद के अंतर्गत एक गांव लगता है मीरपुर गांव, और इसी मीरपुर गांव का रहने वाला एक परिवार जो बेहद गरीब परिवार था, मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। इस परिवार का जो मुखिया था जिसका नाम धर्मेंद्र था, धर्मेंद्र मजदूरी का काम करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुचित्रा था, और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम सुमित था। 3 लोगों का परिवार था। कहते हैं परिवार में अगर बेटी ना हो तो वो परिवार अधूरा होता है। लेकिन उसी बेटी की कमी पूरी करने के लिए एक बहू आती है। जो बहू आती है वो अपने सास ससुर में अपने माता पिता को देखती है, क्योंकि वो अपने माता पिता को वहां से छोड़ करके आई रहती है। तो यहाँ पर उसके माता पिता मिलते हैं। एक माता पिता जो उस लड़की को बचपन से 23-24 साल की उम्र तक पाले हैं, और फिर वो दूसरे माता पिता के पास जब पहुंचती है तो वहां से उस उम्र से, और जब तक वो अपने प्राण इस दुनिया से छोड़ न दे अपने शरीर को, तब तक ये वहीं पर पलती है, बढ़ती है, और फिर वहां एक नए परिवार का जन्म करती है। तो वाकई जो धर्मेंद्र था ये अपने बेटे के लिए एक बहू तलाश रहा था। और साल 2021 जब ये लॉकडाउन का दौर लगभग चल रहा था, खत्म होने के ही कगार पे था, उसी वक्त उसको एक
परिवार मिलता है, जिस परिवार में वो अपने बेटे का विवाह तय करता है। और जो बेटे का विवाह तय करता है तो वो एक रानी नाम की लड़की से करता है। रानी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। जो रानी है जब परिवार में आती है, लाखों सपने संजोए अपनी खुशियां समेटती है। परिवार में नई जिंदगी की शुरुआत हो करती है और समय गुजरने लगता है। जब वक्त गुजर रहा होता है, उसी दौरान जो परिवार के लोग हैं वो उस लड़की पे यानी कि रानी पे अंगुली उठाना शुरू कर देते हैं। अंगुली उठाने का रीजन मात्र एक ही होता है, जिसकी आप लोग उम्मीद कर चुके होंगे, कल्पना कर चुके होंगे कि उस बेटी पे अंगुली क्यों उठाई गई थी। दरअसल उसकी कोई औलाद नहीं थी और 2 साल के बाद यानी कि ये जो साल 2023 चल रहा है, इसी साल 2023 की ये अगस्त महीने की कहानी है। जब ये मुझे पता चला है, जब मैं इस बारे में देख रहा था, तो ये अगस्त महीने में ही टोटल एक जो घटना है वो घटी थी। लेकिन मैं आपको घटना शुरू से सुना रहा हूँ। जब उस पे उंगली उठती है तो फिर परिवार के लोग उसके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो सुमित है वो पूरी अपनी कोशिश करता था कि उसकी औलाद हो जाए, लेकिन वक्त गुजर रहा था और ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। लगभग अभी ये 2 साल का ही समय गुजरा था। साल 2021 बीतता है, 2022 बीतता है और 2022 बीतते बीतते परिवार के लोग उस पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम्हारी गोद सूनी क्यों है, अभी तक तुमने इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र क्यों नहीं जन्म दिया। अब ये किसी के बस में नहीं है, ये तो केवल बस ऊपर वाला ही जानता है और ऊपर वाले के बस में ही ये सारी चीजें हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं है। कहते हैं कि इंसान अपना कर्म करता है, फल तो ऊपर वाला ही देता है। यही हाल कुछ रानी और सुमित के साथ था। वक्त गुजर रहा था, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जो सुमित था उसकी भी टेंशन बढ़ रही थी। सुमित भी एक मजदूर ही था, वक्त के साथ साथ वो भी वक्त का मारा हो चुका था। लेकिन जब औलाद नहीं होती है तो उसके सास से ज्यादा उसके ससुर उसको ताना देते थे। वक्त गुजरता रहा, वो गुजरता रहा। एक दिन जब उसको ऐसा लगता है कि उसको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके बेटे में ही कमी हो, जिस वजह से बहू का कोई पुत्र पैदा नहीं हो रहा है। जब ये बातें वो सोचता है, उसका ससुर यानी कि जो धर्मेंद्र है वो सोचता है, तो वो अपनी बहू को बुरी निगाहों से देखने लगता है। जब उसकी बहू नहा करके आती तब भी उसको वो ताकता झांकता, या फिर जब वो नहाती तो जो दरवाजा होता है उसके बीच में से जो होल होता है वहीं पर झांकने की कोशिश करता। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दोपहर के वक्त जो बेटा था वो काम पे चला जाता था, उसकी पत्नी सोई रहती थी, बहू पूरे घर का काम करके उसके बाद नहाने धोने जाया करती थी। तो फिर उसका जो ससुर है उसको झांका करता, घूरता, जब उसको कुछ कोई सामान देता उसके स्तन को घूरता रहता, उसके बदन को घूरता रहता और कहीं ना कहीं उसके अंदर उसके प्रति गलत भावना उत्पन्न होने लगी थी। अब जब भी मौका मिलता कभी अपनी बहू को पकड़ लेता, छेड़ता, लेकिन बहू लोग लिहाज के डर से किसी को कुछ नहीं कहती थी। अब वो किसी से कुछ इसलिए नहीं कहती थी कि बदनामी होगी, सास से कहेगी तो सास को दुख होगा कि उसके पति उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर बहू अपने ससुर पर ही लांछन लगा रही है। इस प्रकार की उसके तमाम दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए वो अपने ससुर से के बारे में अपने सास से, अपने पति से कुछ नहीं कहती है। वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन जो धर्मेंद्र है अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल गया रहता है। सुबह में ही वो दोनों माँ बेटे निकल जाते हैं और जो धर्मेंद्र है वो और उसकी बहू यानी कि जो रानी है, ये दोनों घर में अकेले रहते हैं। जो धर्मेंद्र है वो जाता है और दारू पी करके जब वापस आता है तो फिर अपनी बहू को, जो उसकी बहू है वो अंदर कमरे में सोई हुई थी, तो अपने बहू का दरवाजा भड़बड़ाता है, खटखटाता है। दरवाजा बहू अंदर से नहीं खोलती, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो ससुर है उसके साथ क्या करने वाला है। अब जब ये बातें वो सोचती है, दरवाजा उसका ससुर भड़बड़ा रहा है, खटखटा रहा है, जोर जोर से पीट रहा है। अब रानी को गुस्सा आता है, वो उठती है और कहती है कि क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहे हैं। जब ये बातें उसका ससुर सुनता है तो वो नशे में एकदम धुत था, अपनी बहू को धक्का देता है और धक्का देने के बाद उसको पीछे ले जाकर के कमरा
अंदर से बंद कर देता है। बंद करने के बाद जो उसकी बहू है उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बहू अपने पूरे बल से उसको धक्का देती है और उसके चंगुल से छूटने की कोशिश करती है। लेकिन जो उसका ससुर है उसके बदन से एक एक कपड़े को खींच खींच कर अलग कर रहा था। जैसे साड़ी खोल दिया उसने, साड़ी खोलते गया वो अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दरिंदे ससुर ने अपनी बहू के बदन से उस जो साड़ी पहनी हुई थी उसको अलग कर देता है। जब अलग कर देता है उसकी बहू अब आधे कपड़े में थी, अर्धनग्न हो चुकी थी, केवल ब्लाउज और पेटीकोट में उसके सामने खड़ी थी, जिसको देखने के बाद उसके अंदर से हवस की भूख और तेज बढ़ती है और वो अपनी बहू को जोर से धक्का देता है। और जब धक्का देता है तो फिर उसकी बहू बेड पर गिर जाती है। जब बेड पर गिरती है तो उसके कमर में चोट आ जाती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है, इतना जोर से उसको धक्का देता है। रीढ़ की हड्डी में जब चोट आ जाती है तो वो चाह कर भी उठना चाह रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। अब नशे में धुत उसका ससुर अपने बहू के बदन से एक एक कपड़े को अलग करता गया, फाड़ फाड़ के एक एक कपड़े को अलग किया। यानी कि ब्लाउज को फाड़ दिया, पेटीकोट को खींच करके, जब पेटीकोट को खींचता है तो उसके कमर में छिलन भी आ जाती है और वहां से हल्का हल्का ब्लड भी निकलने लगता है, इतना वो नशे में धुत था। उसके बाद वो अपने ही बहू के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है। जो बेटी, जो बहू अपने ससुराल में आती है और अपने पिता के रूप में अपने ससुर को देखती है, वही ससुर अपनी ही बहू के साथ दरिंदगी कर रहा है। अब बहू चाह कर भी कोई कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके रीढ़ में हड्डी में चोट लग गई थी, जिससे वो चाह कर भी बस वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मना कर रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, कह रही थी कि मुझ पे रहम करिए। लेकिन जो ससुर है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो हवस की भूख में अंधा व्यक्ति उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है और उस टाइम वो कहता है कि देखता हूं कि कमी तुझ में है या फिर मेरे बेटे में है। ये कह करके उसके साथ घिनौनी वारदात करता रहता है और पूरे दिन करता है। और पूरे दिन करने के बाद उस रात उसके बेटे और उसकी पत्नी जब नहीं आते हैं तो फिर क्योंकि वो फोन करके उनको बोलते हैं वो कि आज वो नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। अब इस बात का इसने और भी फायदा उठाया। उसकी बहू जो दर्द से तड़प रही थी, कराह रही थी, लेकिन जो उसका दरिंदा ससुर है वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। यानी कि पूरे दिन में कई बार उसने उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की और उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उस लड़की को नग्न करके रेप करता रहा। पूरे दिन किया और फिर पूरी रात भी उसके साथ घिनौनी वारदात करता रहा। वाकई ये जो कहानी मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में जब मैं लिख रहा था तो वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं परेशान था कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसा ऐसा घिनौना काम करते हैं। अभी जब मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ तो मेरा एक एक रोम खड़ा हो जा रहा है कि मैं इस कहानी को आप तक कैसे डिलीवर कर रहा हूँ, ये मैं ही जान रहा हूँ कि जिस लड़की पे जो बीत रही थी वो कैसे सहन कर रही थी। एक तो उसके कमर में दर्द, जो चोट लगी थी उसका दर्द, ऊपर से उसके साथ रेप हो रहा था। ये अपने आप में बेहद दर्दनाक था और वो भी पूरे 24 घंटे से ऊपर उस लड़की को नग्न रखा जाता है और उसके साथ घिनौनी वारदात की जाती है। अगले दिन जब उसकी सास और उसका पति जब आता है, अब ये जो धर्मेंद्र है ये नशे से एक तो टुल था, फिर उसके बाद वो उस टाइम भी वो उसी नशे में ही था। यानी कि फिर वो दारू पी करके आता, जब भी आता रात में शाम में गया, फिर दारू लेकर के आया और लेकर के दारू पी करके भी आया था और लेकर के भी आया था। जो पूरी रात वो दारू पी करके और अपनी बहू के साथ संबंध बनाता रहा। जब दूसरे दिन बहू सास और यानी कि सुचित्रा और उसका बेटा सुमित जब आते हैं तो अपनी बहू को बुलाते हैं, लेकिन जब बहू नहीं बोलती है तो फिर वो उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं और जब कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। दरवाजा भड़बड़ाते हैं, खटखटाते हैं, तो जो उसका पिता था यानी लड़के का, वो दरवाजा अंदर से खोलता है और कहता है कि कौन है।
जब देखता है अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, तो वो सन्न रह जाता है, लेकिन उसके ऊपर उतना भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब वो सुचित्रा और उसका बेटा अपनी बहू को और सुमित अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वाकई वो परेशान थे कि हैरान थे। उन्होंने अपने सोच रहा था कि वो गए ही क्यों। जब ये सब वाकया होता है तो फिर वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद जब पुलिस आती है तो उस धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है और उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज की जाती है, और दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया गया है। और उस बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो कहानी है, मैंने आपको बताया कि अगस्त महीने की यानी कि 2023 की ये कहानी है। वाकई सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ भाई जो है, कुछ बहन हमारे हैं जो कमेंट किए हैं, उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। तो पहले नंबर पे इन्होंने स्पेशल कमेंट करा था कि मैं फर्स्ट व्यूअर हूँ, तो आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट करा है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका एक जिनके जो आईडी है वो है स्पेशल 6 टीम, इन्होंने फर्स्ट कमेंट करा है। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। जिस हिसाब से इनकी आईडी है, मुझे लग रहा है कि ये कोई बहन ही हमारी है, इन्होंने कमेंट किया है। तो बहन, आपको तहे दिल से शुक्रिया। आप अपना नाम और ऐड पता, मतलब किस जिले से आप देख रही हैं या फिर किस प्रदेश से आप देख रही हैं, ये जरूर मेंशन करें आप। अगले नंबर पे है मुकेश कुमार सीतामढ़ी से। तहे दिल से आपको शुक्रिया सर कि आपने इस काबिल समझा और आपने कमेंट किया। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगले नंबर पे है दिनेश धानगर, ये नीमूज मध्य प्रदेश से हैं। नीकू हैं, नीकू कहती हैं कि आवाज़ के बारे में कही थी, क्योंकि मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ी बहुत नॉइज़ आई थी। पीछे का जो बैकग्राउंड है, उन्होंने वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और बच्चे थोड़ी बाहर ही खेल रहे थे मुझसे कुछ ही दूरी पर, तो मैं उनको चाह कर भी नहीं मना कर पा रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो बना रहा था, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत थी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक कोई भी नॉइज़ ना पहुँचे, आप लोगों तक आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर जाए, ताकि आप लोग कहानी अच्छे से सुन सकें। अगले नंबर पे सोनू गोरखपुरिया, ये तो हमारे भाई पड़ोसी हैं। गोरखपुर हमारे घर से लगभग 110 किलोमीटर ही है। तो सोनू गोरखपुरिया जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। बाकी जितने भी लोग हैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे नासिर पठान, ये सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। वाकई जब दिल खुश हो जाता है जब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि किस किस स्टेट से लोग देख रहे हैं, तो वाकई इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है। और वाकई अब मुझे गर्व होता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, और आप लोगों पे गर्व है। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। अगले नंबर पे है तरुणुम नजर, इन्होंने कहा कि मुझे बोलना नहीं आता। तो भाईजान, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन पे मैंने कमेंट भी मेंशन करा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। वाकई सबकी आवाज़ सेम नहीं होती है, और कि हर इंसान के अंदर कमी होती है कहीं ना कहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, आपके अंदर भी कोई कमी होगी। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सर्वगुण संपन्न हैं। किसी न किसी, सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी आवाज़ को, मैं अपने बोलने के तरीके को और भी बेहतर कर सकूं। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं बेहद अच्छे से अच्छे लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करूंगा। अगले नंबर पे जो कमेंट है वो हृदय शंकर सर का है। ये कानपुर से देख रहे हैं, कानपुर नगर से। तो वाकई सर, हृदय शंकर सर, आपको हृदय से, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने कमेंट करा। ऐसे ही अपना नाम और अपना जगह का कमेंट आप लोग करते रहिए। अगले नंबर पे है अभिमन्यु पांडे जी, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ये हमेशा हमारी कहानी को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया सर आपको। अगले नंबर पे है रमेश आर्य, रमेश आर्य, ये है कालीमठ उत्तराखंड से। तो तहे दिल से शुक्रिया सर कि आप तक ये कहानी पहुंच रही है, और आप हमारे रेगुलर व्यूअर बन चुके हैं। आप हमारे रेगुलर है, इस परिवार के सदस्य आप लोग बन चुके हैं, कि जो आप लोग हमें कमेंट करते हैं, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है,
यहाँ पर इसमें गलती किसकी थी, या फिर आप अपनी मानसिकता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कमेंट जरूर करें आप क्या सोचते हैं, और कमेंट के साथ आप अपना नाम और अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें। किसी भी कोई भी अगर स्पेशल बात पूछनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।